नमस्कार विद्यार्थियों। आप सभी को पता है कि आज के समय में कोरोना महामारी जो है वैश्विक स्तर पे चल रही है पूरे विश्व में। तो इस प्रकार से शिक्षा विभाग ने भी जो विद्यालय हैं उनमें अवकाश घोषित किया हुआ है, लेकिन ऑनलाइन जो शिक्षा है उसको इसमें महत्ता दी गई है और ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से जो विद्यार्थी हैं उनको शिक्षा दी जाए, ऐसा शिक्षा विभाग द्वारा निर्देशित किया गया है। तो अब मैं आपको पहले बता रहा हूँ कक्षा 12 जो है अपने पढ़ेंगे इसमें। कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य। तो हिंदी अनिवार्य का जो अपने पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि उसमें है क्या, किस विषय के बारे में हमें पढ़ना है और क्या क्या सिलेबस उसमें रहेगा, कौन सी जो किताब है कितने नंबर की है ना। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जो है इसके आकलन करना चाहिए हमें कि हमारे कितने खंड हैं इसके अंदर। हमारे इसमें 5 खंड हैं, खंड 1, खंड 2, खंड 3, खंड 4 और खंड 5। अब इन खंडों में है क्या, तो इसके लिए हमें जो पहला खंड है ये 8 अंक का है। इसके अंदर अपठित गद्यांश, अपठित पद्यांश, यानी गद्यांश क्या, यानी कि जिसमें कविताएं कहानी वगैरह आती हैं, नाटक हो गया, उपन्यास हो गया, तो ये सब इसमें आते हैं गद्यांश में। लेकिन अपठित जो हमने पहले पढ़ा हुआ है, जैसे अब हम कक्षा 12 में अध्ययन कर रहे हैं तो हमने जो कक्षा 9 से लेकर 11 तक जो किताबें पढ़ी हैं तो उनमें जो गद्य पाठ थे तो उनको हमने कितना अच्छे से पढ़ा है, कितना अच्छा ज्ञान लिया है, तो उस पर आधारित ये अपठित गद्यांश उसमें रहते हैं। तो अपठित पद्यांश जो है जो हमने कक्षा 9 से लेकर कक्षा 11 तक जो पद्यांश पढ़े हैं, यानी कि जो काव्य खंड पढ़ा है हमने जिसको पद्य भाग कहते हैं, तो उसमें से आता है। ये दोनों ही 4-4 नंबर के हैं। अपठित गद्यांश 4 नंबर का, अपठित पद्यांश भी 4 नंबर का है। तो इस प्रकार से हमारा जो पहला खंड है वो है 8 अंक का। तो उसी प्रकार से जो खंड दूसरा है जिसके अंक हैं 16, तो इसमें ये व्याकरण है, व्यवहारिक व्याकरण भी कहते हैं इसको। तो इसमें 6-7 अपने भाग हैं। तो जिसमें पहला जो भाग है कै, तो इसमें भाषा, व्याकरण एवं लिपि का परिचय ये रहेगा, ये 2 नंबर का है, ये इसका 2 अंक है। फिर उसके बाद में पद परिचय। तो पद परिचय में क्या, जिसमें हम संज्ञा के बारे में बता रहे हैं, सर्वनाम के बारे में बता रहे हैं, क्रिया के बारे में बता रहे हैं, विशेषण के बारे में बता रहे हैं। यानी कि संज्ञा से लेकर जो सामान्य जो हमने पढ़ा हुआ है व्यवहारिक जो व्याकरण में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण वगैरह, तो उनका परिचय उसमें दिया जाता है, तो उसे हम पद परिचय के अंतर्गत लेते हैं। फिर है शब्द शक्ति। और जो शब्द है वो किस प्रकार से एक शक्ति उत्पन्न करते हैं, यानी कि शब्द शक्ति जो है जिनके द्वारा हमें एक नए प्रकार का जो अर्थ ग्रहण होता है। जैसे शब्द शक्ति में 3 भेद रहते हैं इसके, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। फिर उसके बाद में है चौथा इसका भाग अलंकार। अलंकार में भी हमें अलग अलग दिया हुआ है और ये भी 2 नंबर का है। शब्द शक्ति भी 2 नंबर की थी, भाषा, व्याकरण, लिपि का परिचय ये भी 2 नंबर का था, पद परिचय ये भी 2 नंबर का था। अब अलंकार, अब अलंकार में कौन कौन से हमें पढ़ने हैं कि जिसको हम पढ़ें, जो हमारे पाठ्यक्रम में है उनमें पहला है अनुप्रास अलंकार, फिर है दूसरा श्लेष अलंकार, तीसरा है यमक अलंकार, चौथा है उपमा अलंकार, पांचवा रूपक अलंकार है, छठा जो है उत्प्रेक्षा अलंकार, सातवां उदाहरण अलंकार और आठवां जो अलंकार है वो है विरोधाभास अलंकार। ये भी 2 नंबर का है। अब ये अनुप्रास अलंकार है क्या, तो अनुप्रास अलंकार जिसमें एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार यानी कि जो शब्द एक है लेकिन उसके अर्थ अलग अलग निकलते हैं तो वहां पे श्लेष अलंकार होता है। यमक अलंकार, यमक अलंकार में शब्द एक जैसे होते हैं, 2 शब्द होंगे एक जैसे होंगे लेकिन उसका जो अर्थ है वो अलग अलग होता है, तो वहां पे यमक अलंकार होता है। उपमा, उपमा का मतलब तुलना करना, जब 2 के बीच में तुलना की जाती है, लेकिन ध्यान रहे कि जो तुलना है वो 2 समान वस्तुओं के बीच में होती है, असमान वस्तुओं के बीच में तुलना नहीं कर सकते अपने। जैसे कि कोई लोहे का सामान है तो लोहे के सामान से उसकी तुलना होगी, ना कि लकड़ी के सामान से। असमान स्तर पे उसकी तुलना नहीं होती है, असमान वस्तु में तुलना नहीं होती है। फिर उसके बाद में रूपक, रूपक अलंकार में एक का जो रूप है वो दूसरे पे आरोपित कर दिया जाता है, तो वहां पे रूपक अलंकार होता है। लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो दोनों हमें एक जैसे लगते हैं, उपमा और रूपक जो अलंकार है, लेकिन इनमें भेद ये रहता है कि जो उपमा इसमें तुलना की जाती है और इसमें वाचक जो शब्द हैं तो उनका इसमें समावेश रहता है, लेकिन रूपक अलंकार में वाचक शब्द नहीं होते हैं,
उपमेय और उपमान पर एक दूसरे का आरोप कर दिया जाता है, एक का जो रूप है दूसरे पर आरोपित कर दिया जाता है। फिर है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा का अलंकार जहाँ पे कल्पना की जाती है, जिसमें हमें कल्पना देखने को मिलती है, तो वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण, जिसमें हम एक बात कहने के बाद में दूसरी बात इसको परिपुष्ट करती है। जैसे कबीरदास जी के जो दोहे हैं, तो उनमें ज्यादातर जो है हमें उदाहरण अलंकार देखने को मिलता है, क्योंकि उन्होंने एक बात कहने के बाद में अपनी बात को परिपुष्ट करने के लिए नीचे और उदाहरण उसका वक्तव्य दिया है, तो वह उदाहरण अलंकार में आता है। तो इस प्रकार से विरोधाभास, विरोधाभास, अब पढ़ने में ऐसा लग रहा है कि इसमें विरोध होता होगा, लेकिन इसमें विरोध नहीं होता, बल्कि विरोध का आभास होता है। अब इसमें विरोधाभास में विरोध नहीं होता है, सिर्फ विरोध का आभास होता है, लेकिन जब हम इसका अर्थ ग्रहण करते हैं तो उसका जो विरोध है वो नष्ट हो जाता है, तो वहां पे ये विरोधाभास अलंकार होता है। ये था अलंकार जो कि हमारा 2 नंबर का रहेगा। तो उसके बाद में अगला जो है 5वां, परिभाषिक शब्दावली। इसमें अंग्रेजी के जो शब्द हैं उनको हमें हिंदी का अनुवाद करते हुए लिखना है, तो परिभाषिक शब्दावली है जो कि 2 नंबर की है। फिर उसके बाद में है पत्र व प्रारूप लेखन। अब पत्र लिखना, उसका प्रारूप क्या है, तो इसके अंदर भी अलग अलग है, जैसे अर्धशासकीय पत्र, निविदा, विज्ञप्ति, ज्ञापन, अधिसूचना। तो ये सारे इसके अंदर आते हैं। हमने पढ़ा है कि शासकीय पत्र जो शासक लिखता है, यानी कि एक अधिकारी जो दूसरे अधिकारी को लिखता है। इन अर्धशासकीय पत्र क्या है, तो इसमें जो है अब इसको अपने अनौपचारिक पत्र में लेते हैं। अनौपचारिक और औपचारिक 2 प्रकार के पत्र होते हैं। औपचारिक में एक प्रारूप निश्चित रहता है, उसमें हम अपनी तरफ से कुछ नहीं लिख सकते, लेकिन जो अनौपचारिक पत्र होता है तो हम अपनी तरफ से भी उसमें कुछ शब्दों का, कुछ अपने मनोभाव है उनका समावेश कर सकते हैं। तो अर्धशासकीय जो पत्र है, अब है तो ये शासन से संबंधित, लेकिन इसमें जो है एक अधिकारी दूसरे अधिकारी का नाम लेकर संबोधित करते हुए पत्र लिखता है, तो वह अर्धशासकीय पत्र रहता है। निविदा, अब निविदा में क्या है, अब निविदा वो होती है कि जिसमें कोई भी कार्यालय, चाहे सरकारी हो चाहे निजी कार्यालय हो, अगर अपने किसी काम को करवाना चाहता है तो उसके लिए उसको किसी सामग्री की आवश्यकता है, तो वह उसके लिए एक मांग की आपूर्ति करता है कि कोई उसकी जो डिमांड है, जो उनको सामग्री चाहिए उसकी जो आपूर्ति करवा सकता है, तो उससे संबंधित जो सूचना है वो निविदा के अंतर्गत आती है। विज्ञप्ति, विज्ञप्ति के अंतर्गत क्या होता है कि जिसके अंदर एक कार्यालय जो है तो वह अपने द्वारा जारी की गए जो कार्य हैं उनके बारे में अधिसूचित करता है, बताता है हमें। ज्ञापन, अब ज्ञापन जो है आम लोगों के द्वारा किसी निजी समस्या से संबंधित भी हो सकता है या सार्वजनिक समस्या से संबंधित भी हो सकता है, तो उससे संबंधित अगर कोई बात उठाता है और उच्च अधिकारी को पत्र लिखता है, चाहे वह राजनेता को लिखा जा रहा है, किसी मंत्री को लिखा जा रहा है, चाहे किसी अधिकारी को लिखा जा रहा है, तो वह ज्ञापन के अंतर्गत आता है। फिर है अधिसूचना। अब अधिसूचना में क्या है कि किसी भी चेतावनी, किसी भी शिकायत के लिए कोई जब निर्णय लिया जाता है और आम लोगों तक उस सूचना को जब पहुंचाया जाता है त्वरित रूप से, तो वह अधिसूचना कहलाती है। इसके बाद में निबंध लेखन है, ये भी हमारा इसमें खंड दूसरे में ही है। निबंध लेखन, इसमें विकल्प रहते हैं, इसमें ऑप्शन रहता है कि हमें 3 या 4 दिए रहते हैं, तो उनमें से कोई एक करना होता है, और ये जो है वो 4 नंबर का है, बाकी सभी 2-2 नंबर के हैं। फिर इसके बाद में खंड तीसरा, खंड जो तीसरा है उसमें हमारी जो मुख्य पुस्तक कह सकते हैं सृजन, ये प्रथम पुस्तक है, मुख्य पुस्तक है, और इसका जो अंक भार है वो है 32, ये 32 नंबर की है। और इसमें कुल जो अध्याय है वो है 17, यानी कि जो 9 अध्याय जो है वो तो हैं काव्य खंड के, और बाकी जो 8 हैं वो हैं गद्य खंड के। तो इस प्रकार से ये रहेगा। फिर उसके बाद में चौथा जो खंड है जिसमें हमारी द्वितीय पुस्तक यानी दूसरी जो पुस्तक है पाठ्यक्रम के अनुसार, पहली पुस्तक थी सृजन, दूसरी है मुख्य पुस्तक में पीयूष प्रवाह, जो कि 12 अंक की है, और इसमें 6 अध्याय हैं। इसमें सिर्फ कहानियां हैं, लेकिन इसमें जो था इसमें गद्य और पद्य 2 भाग रहते हैं। इसमें व्याख्या आती है गद्यांश और पद्यांश की, इसमें निबंधात्मक प्रश्न भी रहते हैं, तो इसमें भी इस प्रकार से रहता है, व्याख्या वगैरह आती है, फिर प्रश्न निबंधात्मक आते हैं। तो ये 12 नंबर का है और इसमें कुल अध्याय 6 हैं। तो इसके बाद में जो 5वां खंड है हमारा जिसका अंक भार है 12, ये 12 नंबर का है,
और इस पाठ्य पुस्तक का नाम है संवाद सेतु। संवाद का मतलब आपस में बातचीत करना, सेतु का मतलब माध्यम, एक पुल जो है। तो हम जो है समाज के साथ में किस प्रकार से वार्तालाप करते हैं, कौन कौन से माध्यम हैं जिनके द्वारा हम समाज में एक दूसरे से बातचीत करते हैं, दूर बैठे हुए बात कर रहे हैं, तो संवाद सेतु के अंतर्गत आ रहा है। तो इसमें हमारे जो अध्याय हैं वो 5 हैं। आपने 11वीं में पढ़ा होगा अध्याय 1 से लेकर 5 तक, वो तो था 11वीं के अंदर, लेकिन 12वीं के अंदर जो है 5 अध्याय हैं, अध्याय 6 से लेकर 10 तक। तो ये हमारा सिलेबस रहेगा। तो आगे जो है हम इसी पे ही अध्ययन करेंगे। तो ये आप अपना जो पाठ्यक्रम है इसे नोट कर लें, क्योंकि अपने को इसमें दिक्कत नहीं आई कि हमें पढ़ना क्या, हमारे सामने एक परिदृश्य जो बना रहना चाहिए कि हमें किस दिशा में आगे बढ़ना है और कौन सा जो है ज़्यादा नंबर का है और कौन सा कम नंबर का है। तो उसको प्रायोरिटी यानी कि उसको प्राथमिकता देते हुए हम अधिक से अधिक अध्ययन करें, जिससे कि हमारे जो अंक हैं वो अच्छे आ सकें। अच्छे अंक आएंगे तो अच्छा रहेगा, मेरिट में आ सकते हैं अपने। तो ये था हमारा सिलेबस। तो मुझे आशा है कि आपने सिलेबस सारा नोट कर लिया होगा। तो आपने अपनी रणनीति जो है, शिक्षा हमें कैसे ग्रहण करनी है, कैसे ये पढ़ना है हिंदी अनिवार्य के बारे में, तो आपने इसके बारे में विचार कर लिया होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे सुझाव से सहमत होंगे और इसी अनुसार ही अपने इसका अध्ययन करें। धन्यवाद।